हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जो है हमारी सीटेट ईवीएस की क्लास 9th है, जिसमें हम अप्रोच जो है वो डिस्कस करेंगे। अप्रोचेस। अब जो है टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किस किस अप्रोच का यूज़ करेगा, आज हम ये डिस्कस करेंगे। टीचर जो है क्लास में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज़ करेगा, यानी कि रचनात्मक उपागम का यूज़ करेगा। टीचर जो है रचनात्मक उपागम का यूज करेगा। When a teacher enters the class, two questions arise: what to teach and how to teach. जब एक टीचर जो है क्लास में एंटर करता है, वो क्लास में कदम रखता है, तो उसके सामने दो क्वेश्चन खड़े होते हैं। एक तो उसे क्या पढ़ाना है और उसे कैसे पढ़ाना है। तो जो ये स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे पढ़ाना है, ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो है अब एनसीएफ जो है हमारा 2005 ये कहता है कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से पढ़ाओ। बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओ? कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो जो है रूट लर्निंग को ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। ठीक है, रूट लर्निंग को ये प्रमोट नहीं करता। तो यही कहता है, टीचर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेल इक्विप्ड विद कंटेंट नॉलेज एज वेल एज पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो टीचर से ये उम्मीद करी जाती है कि भाई जो टीचर है उसके पास सिर्फ कंटेंट की ही नॉलेज ना हो, बल्कि एनवायरमेंटल स्टडीज की, पेडागोजी की भी समझ अच्छे से हो कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑफ द लर्नर, द टीचर में अडॉप्ट और अडेप्ट वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग दैट कम अंडर द परव्यू ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो है वो बहुत सारे पढ़ाने के लिए, शिक्षण शास्त्र के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, रणनीतियों का जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो वो बहुत सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो अपना सकता है। जैसे कि टीचर को पढ़ाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? टीचर को पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि है ना, जो टीचर है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से पढ़ाए, रियलिस्टिक लगे चीजें कैसी लगे? रियलिस्टिक लगे, और जो है वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ाए। रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके एग्जाम्पल देकर उसको तब पढ़ाए। ये सारी चीजें जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर आती हैं कि इन सारी बातों का ध्यान रखे। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 has strongly recommended the use of constructivist approach to teaching learning in the schools. Black and McClintock 1995 explained the interpretation construction icon model, which consists of 7 steps: observation, interpretation, contextualization, cognitive apprenticeship, collaboration, multiple interpretation, multiple manifestations। तो ये जो एनसीएफ है ये स्ट्रॉन्गली क्या रिकमेंड करता है, ये किस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि जो रचनात्मक उपागम है इस पर बल दिया जाए, रचनात्मक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। जो ब्लैक एंड मैक्लिंटॉक है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को ही अपनाओ, और उसके इन्होंने 7 स्टेप जो है वो डिस्कस किए थे कि इसमें ये 7 स्टेप्स होने जरूरी हैं: अवलोकन, व्याख्या, प्रासंगिकता, संज्ञानात्मक प्रशिक्षता, सहयोगात्मक और बहुव्याख्याएं और बहु अभिव्यक्तियां। तो एनसीएफ भी जो है किस अप्रोच को बढ़ावा दे रहा है? कंस्ट्रक्टिविस्ट को। ठीक है, तो इसके तरीके से ही जो है टीचर बच्चे को पढ़ाएगा, तो वो जो स्टडी होगी, वो लर्निंग होगी, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 5E लर्निंग मॉडल अप्रोच। 5E लर्निंग मॉडल अप्रोच में क्या है? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। ये जो है इनके अपने आप में नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कई बार ना सीटेट में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट उठा के पूछ लेता है कि 5E मॉडल जो है वो कौन से हैं, इनमें से कौन सा एक जो है वो 5E मॉडल का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पीछे देखे गए हैं। तो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इलेबोरेट, इवेल्युएट। तो ये जो हमारे क्या है 5E लर्निंग मॉडल अप्रोच है। एंगेज मतलब पहले जो है बच्चे को चीजों से कनेक्ट करेंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज से, उससे जो प्रेजेंट सिचुएशन होगी उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो बच्चा क्या करेगा, नॉलेज को एंगेज करेगा। फिर उसके बाद उसको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, उसको खोजबीन करने देंगे। फिर वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा चीजों को। फिर उसको अपने आप को एक उसकी पर्सनालिटी निखर के आएगी, उसको एक्सप्लेन करने देंगे, इलेबोरेट करने देंगे। फिर उसको हम समझाएंगे या फिर जो है हम उसको कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से या जो भी हमारे आसपास में चीजें हैं उनसे। फिर बाद में जो है इवैल्यूएशन का पॉइंट आता है, तो ये डिस्कस कर लेते एक बार। एंगेज focuses student attention on the context and concepts of the unit। तो फोकस करना है किस पर, अटेंशन पर। focuses student attention on the context and concept of the unit। तो ये कह रहा है कि अध्यापक द्वारा जो है वो छात्रों से कक्षा में प्रश्न पूछना, किसी समस्या को परिभाषित करना, कोई घटना है उस पर जो है उनका ध्यान देना आवश्यक है। और उस पर ध्यान देने की जो है मतलब अपनी जरूरत और आवश्यकता जो वो शो करना, ये एक तरीके की अभिप्रेरणा है। ठीक है, तरीके क्या है, मोटिवेशन है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा एक्सप्लोर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स टू एग्जामिन देयर आइडियाज फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मतलब बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटीज देना कि वो खुद सीखे, उनके सामने नए नए अवसर देना। ठीक है, कि वो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे खुद सीखे। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस फॉर्मल लैंग्वेज टर्म्स सिंबल्स एंड मॉडल्स। कह रहे कि इंट्रोड्यूस करना है क्या, फॉर्मल लैंग्वेज को, मतलब कि यहाँ पे बच्चे को एक हमें सिस्टमेटिक वे में जो थोड़ी चीजें फॉर्मल हैं उनसे इंट्रोड्यूस करना है। कुछ टर्म्स सिंबल्स एंड मॉडल्स जो है हमें उनको समझाने हैं। फिर बच्चे को हम इलेबोरेट करने देंगे, एक्सप्लेन करने देंगे। अप्लाइज एंड एक्सटेंड स्टूडेंट डेवलपिंग आइडियाज टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। फिर हम उनको उनके आइडियाज को एक्सप्रेस करने का जो है उनको अप्लाई करने का मौका देंगे। इवेल्युएट एनकरेज स्टूडेंट्स टू असेस देयर लर्निंग प्रोग्रेस। जो भी उन्होंने सीखा अब उनके आकलन की बारी है। अब उनको हम एनकरेज करेंगे इस चीज के लिए कि उनका वो आकलन खुद भी करें और हम भी थोड़ा ध्यान दें। अब जो है ये एक टर्म है बाला। ये जो टर्म है इसको आप समझ सकते हैं कि आजकल जो ये सीटेट में है ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि बाला की फुल फॉर्म जो है या बाला जो है स्टैंड्स फॉर, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तो बाला ये फिल्म वाला बाला नहीं है, बाला यहाँ पर है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब कि जो बिल्डिंग्स हैं उनका एक लर्निंग एड के रूप में यूज करना। कि जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल स्कूलों में दीवारों पर ABCD या फिर बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं कि प्लांट्स बने होते हैं। ठीक है, ये लिखा होता है सेव ट्री। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें जो है स्कूलों में मिलती हैं, फॉर्मूले लिखे रहते हैं। तो ये सब जो है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी बिल्डिंग एज लर्निंग एड के अंदर आती है। मतलब कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको भी एक अधिगम का माध्यम बनाया जा रहा है, एक सीखने का माध्यम बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर जो है मतलब बिल्डिंग को एक ऐसे रिसोर्स के रूप में यूज कर लिया गया कि बिल्डिंग भी जो है अपने आप में ज्ञान दे रही है, अधिगम है कर रही है बच्चों का। तो इसलिए जो बाला है वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब कि बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में यूज करा गया। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोलैबोरेटिव मतलब होता है सहयोगात्मक। तो सहयोगात्मक अधिगम उपागम। तो आप लोगों को पता है कि बच्चे जो है सहयोग करके आपस में जो है इन सब चीजों से ज्यादा सीखेंगे। बच्चे जो है पीयर ट्यूटोरिंग में और इन सारी चीजों में या फिर ग्रुप में वो ज्यादा अच्छे सीखते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, सहयोगात्मक अधिगम उपागम।
ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच का मतलब हो गया सहयोगात्मक अधिगम उपागम। तो इन सब के थ्रू जो है बच्चे ज़्यादा अच्छे सीखेंगे, कोलैबोरेट करके बच्चे ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। बच्चे जो है शैक्षणिक और जो है सामाजिक दोनों ही कौशल को सहयोगात्मक तरीके से साथ साथ डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जो सहयोगी शिक्षण है उसमें जो है बच्चे गहनता से सीखेंगे। ठीक है, बच्चे किस में सीखेंगे? गहनता से, डेप्थ में जाके सीखेंगे बच्चे। तो ये एक बात हुई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टर्म है उसका मतलब होता है हिंदी में विचार मंथन या मस्तिष्क उद्वेलन। तो जो विचार मंथन है वो क्या कहता है भाई? ऑल मेंबर्स आर एनकरेज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज। जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे किसी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए और उनको उनके आइडियाज जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये चीज क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन या फिर विचार मंथन। तो ये एक बात हुई। और दूसरा क्या कहलाएगा? मस्तिष्क उद्वेलन। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप जो होता है वो यानी कि कार्य समूह, क्योंकि बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग में टास्क के थ्रू भी सीख सकते हैं। कार्य समूह के ईच ग्रुप ऑफ क्लास असाइंड ए स्पेसिफिक टास्क टू बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम फ्रेम। तो ये क्या कह रहा है टास्क ग्रुप? कि हर एक क्लास को एक प्रोजेक्ट असाइन होता है, एक प्रोजेक्ट बनाना है कुछ टाइमिंग के अंदर। तो उसमें बच्चे क्या करेंगे? अगर हम पूरी एक क्लास को एक टास्क देंगे, जैसे ये हमारा ग्राउंड है और हम बच्चों को टास्क दे दे कि 10 मिनट्स के अंदर तुमने इस ग्राउंड को अच्छे से सजाना है, या जो इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं चाहिए, यानी कि मतलब कुछ कूड़ा कचरा है, ये आपको साफ करना है विद इन 10 मिनट। तो बच्चे जो है आपस में स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि भाई ये पोर्शन तुम करो, ये पोर्शन हम करते हैं, और इस तरीके से वो पोर्शन अपने में बांट लेंगे कि इतना मेरा, इतना आपका, इतना है। तो वो बच्चे क्या सीखेंगे कि भाई कोलैबोरेट करके, मतलब सहयोगी तरीके से बच्चों ने जो टास्क था वो टाइम के अंदर पूरा किया। तो उनको ग्रुप स्ट्रेंथ भी जो है वो समझ आएगी। आगे हम चलते हैं इंक्वायरी ग्रुप। ठीक है, इंक्वायरी ग्रुप जो है यानी कि हमारा जांच समूह। इंक्वायरी ग्रुप कहता है इन ऑर्डर टू गेट इन्वॉल्व इन द इंक्वायरी learners may discuss, share their ideas, derive the equations, perform an activity, experiments and solve numerical। ये क्या कहता है कि जांच में जो है शामिल होने के लिए बच्चों को चर्चा, अपने विचारों का आदान प्रदान और उनके समीकरण का प्रतिपादन करना, गतिविधि करना, और जो न्यूमेरिकल यानी कि संख्यात्मक हल, ये सब चीजें जो कर सकते हैं बच्चे अपने आप को क्या करने के लिए? जांचने के लिए। जांच समूह में ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हम रखवा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा आता है ट्यूटोरियल ग्रुप। ये जो है सहयोगात्मक उसके अधिगम उपागम के ही जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर जो है कुछ तरीके हैं हम किस प्रकार से चीजें सीख सकते हैं। ट्यूटोरियल ग्रुप क्या कहता है? ए स्टूडेंट हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इज आइडेंटिफाइड एज ग्रुप लीडर बाय द टीचर। अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू वेरियस स्टूडेंट्स इन टर्न। अब ट्यूटोरियल मतलब होता है संरक्षक या फिर जो भी बच्चे आपस में मिलकर बना लेते हैं, उसके द्वारा, छात्र के द्वारा अच्छी समझ का प्रदर्शन करने पर उसे समूह के नेता के रूप में देखना, बदले में दूसरे छात्रों को भी अवसर प्रदान करना। तो ये हमारे क्या कहलाएगा? ट्यूटोरियल ग्रुप। ट्यूटोरियल ग्रुप बेसिकली क्या कह रहा है कि जो भी छात्र थे जिन्होंने जैसा भी सीखा या मतलब उनमें एक जो है वो बहुत बेहतर होगा, तो उसको अपने एक लीडर के रूप में चुनना और फिर बाकी सारे बच्चों को भी वैसे अवसर प्रदान करना कि वो भी जो थे वहां तक पहुंच पाए। तो ये हमारा ट्यूटोरियल ग्रुप की विशेषता हो गई।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यानी PSA। ये हमारा कहता है कि जो समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम मतलब समस्या, सॉल्विंग मतलब समाधान, अप्रोच मतलब उपागम। तो ये हमारा क्या कह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच PSA। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के वास्तविक जीवन से जो जुड़ी समस्याएं हैं उन पर बल देता है ये, और ये कहता है कि उन्हीं के थ्रू बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सक्रिय रूप से सोचने, क्वेश्चन करने, और क्या कहते हैं परिस्थिति की मतलब इमेजिनेशन करना, कि परिस्थिति की कल्पना करना, और उनके जो फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो है बच्चे पर जोर देता है कि जो भी कुछ एक्टिविटी वो करे इस चीज के लिए, कुछ प्रयोग करे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, ताकि वो अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाले। और जब वो अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालेगा तो वो उस समस्या को समझने में सफल होगा और फिर वो उसका प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेगा। तो ये हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच PSA। आज की क्लास जो थी वो फ्रेंड्स यहीं तक थी। फ्रेंड्स आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं तक थी। आज जो है हमने 5 वे डिस्कस किए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच डिस्कस की, कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच डिस्कस की, और जो है हमने PSA प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो डिस्कस की। तो ये जो कुछ मेन चीज़ें थी जो आपके सीटेट के लिए, जो सीटेट को देखते हुए ज़रूरी थी कराना। अब मेरा बस एक टॉपिक बचा है NCF, मैं वो भी करा दूंगी और फिर मेरी तरफ से जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। उसके बाद जो है आप प्लेलिस्ट को देखते रहिए और जो है इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। और जो है नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेन डिस्कशंस जो है हमने की हैं तो इनको आप जो है अच्छे से करते रहना, क्योंकि 70 चीज़ें पढ़ने से 70 जगह देखने का भी टाइम नहीं बचा है। कुछ जो है सेलेक्टेड चीज़ें उठाओ और उसको बार बार पढ़ो। जितना आप रिवीजन करोगे उतना कंटेंट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप 10 जगह दिमाग लगाओगे और फिर कंफ्यूज हो जाओगे, और अभी मेन बात उतना टाइम भी नहीं है। 10 डेज के बाद जो है सीटेट शुरू हो जाएगा होना, क्या पता किसका किस दिन जो है नंबर आएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो आप लोग टेंशन ना लो और बिल्कुल तैयारी करते रहें, और 1-2 ऑनलाइन मॉक जरूर दे जरूर ऑनलाइन, ताकि जिसको ऑनलाइन से थोड़ा डर है वो दूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।